कल्पना कीजिए कि कोई चोरी करने के इरादे से किसी की जेब में हाथ डालता है, लेकिन जेब निकलती है खाली। हम्म या कोई अपने दोस्त को किसी से बदला लेने के लिए उकसाता है, पर खुद कुछ नहीं करता। सवाल ये है कि क्या इन स्थितियों में भी वो शख्स कानून की नज़र में अपराधी है, जबकि असल में कोई नुकसान तो हुआ ही नहीं। हाँ, और यही सवाल क्रिमिनल लॉ की आप कह सकते हैं जड़ है। क्या कानून सिर्फ किए गए काम को देखता है या उसके पीछे की सोच और नियत को भी? यहीं पर कानून बहुत दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल। और आज हम इसी दिलचस्प पहलू पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस से जुड़े कुछ दस्तावेज, कानूनी व्याख्याएं और कुछ अदालती मामले हैं जिनके जरिए हम अपराध से जुड़ी दो अहम अवधारणाओं को समझेंगे। बिल्कुल। पहली है अपूर्ण अपराध, मतलब वो अपराध जो शुरू तो हुए पर कह सकते हैं पूरे नहीं हो पाए, जैसे किसी जुर्म की कोशिश करना या उसकी साजिश रचना। दूसरी है सामान्य अपवाद, यानी वो खास परिस्थितियां जहां कोई काम जिससे शायद नुकसान भी हुआ हो उसे कानून अपराध नहीं मानता। ये वो स्थितियां हैं जहां कानून एक तरह से मानवीय पहलू को ध्यान में रखता है। तो आज का हमारा मकसद इन दोनों सिरों को समझना है। एक तरफ कानून अधूरे कामों के लिए भी सजा क्यों देता है, और दूसरी तरफ किन हालात में वो किसी को पूरी तरह से माफ कर देता है। चलिए इसे समझने के लिए एक कहानी का सहारा लेते हैं। मान लीजिए दो बिजनेस पार्टनर हैं, रवि और सुरेश। उनके बीच पैसों को लेकर एक बड़ा झगड़ा हो जाता है। अब हम इस झगड़े के साथ साथ कानून की परतों को खोलेंगे। ये बहुत अच्छा तरीका रहेगा। चलिए शुरू करते हैं अपूर्ण अपराधों से। तो किसी भी अपराध के 4 चरण माने जाते हैं। पहला, इरादा या नियत बनना। दूसरा, तैयारी करना। तीसरा, कोशिश करना। और चौथा, अपराध का पूरा हो जाना। रवि के मन में सुरेश को नुकसान पहुंचाने का ख्याल आया। ये पहला चरण है, इरादा। क्या सिर्फ ऐसा सोचना अपराध है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून आपके मन में चल रहे ख्यालों के लिए सजा नहीं दे सकता। जब तक इरादा मन में है वो अपराध नहीं है। मुश्किल तब शुरू होती है जब आप उस इरादे पर मतलब काम करना शुरू करते हैं। मान लीजिए रवि ने इंटरनेट पर खोजबीन की और फिर सुरेश को डराने के लिए एक देसी कट्टा खरीद लिया। ये दूसरा चरण है, तैयारी। तो क्या तैयारी करना अपराध है, हथियार खरीदना? आमतौर पर नहीं। सिर्फ हथियार खरीदना अपने आप में अपराध नहीं है, जब तक कि वो हथियार ही गैरकानूनी ना हो। कानून तैयारी और अगला चरण, प्रयास, के बीच एक बहुत महीन रेखा खींचता है। तैयारी में आप साधन जुटाते हैं, लेकिन प्रयास में आप उस अपराध को करने की दिशा में एक सीधा कदम उठाते हैं। ठीक है, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रवि को लगता है कि वो अकेले ये काम नहीं कर पाएगा। वो अपने एक दोस्त मोहन के पास जाता है और कहता है, तुम बस मेरे साथ चलकर सुरेश को डरा दो ताकि वो मेरे पैसे लौटा दे। यहाँ मोहन को उकसाया जा रहा है। कानून इसे दुष्प्रेरण या अबेटमेंट कहता है, जो बीएनएस की धारा 45 में है। सही पकड़ा। दुष्प्रेरण का मतलब सिर्फ उकसाना ही नहीं, बल्कि किसी भी तरह से अपराध में मदद करना या साजिश में शामिल होना भी है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि दुष्प्रेरण के लिए एक सक्रिय भूमिका और एक गलत इरादा होना चाहिए। एक मिनट, आपने ये जो गलत इरादा कहा, इसे कानून में मेंस रिया भी कहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब सिर्फ बुरा इरादा है या इससे कुछ और गहरा है? कानून इसे कैसे देखता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेंस रिया का मतलब सिर्फ बुरा इरादा नहीं, बल्कि ये जानना भी है कि आपका काम गलत है और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। इसे गिल्टी माइंड या दोषी मन का सिद्धांत कहते हैं। कानून के लिए बिना गलत मन के कोई अपराध नहीं हो सकता। ये अपराध की आत्मा है एक तरह से। अगर मोहन को पता है कि रवि सुरेश को गैर कानूनी तरीके से डराने की बात कर रहा है और फिर भी वो मदद के लिए तैयार हो जाता है, तो मोहन का मेंजरिया स्थापित हो जाता है। और अगर मोहन मान जाता है, दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं कि अगले दिन शाम को सुरेश के ऑफिस जाएंगे, तो क्या अब ये सिर्फ उकसावा रहा या कुछ और बन गया? अब ये आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का रूप ले लेता है, जो बीएनएस की धारा 61 में है। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग कोई गैर कानूनी काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो सिर्फ उनकी आपसी सहमति ही अपने आप में एक अपराध बन जाती है। यहाँ सबसे जरूरी तत्व समझौता या अग्रीमेंट है। सिर्फ सहमत हो जाना ही अपराध है, भले ही उन्होंने अभी तक कुछ किया न हो। ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, गंभीर अपराधों के मामले में ऐसा ही है। इसके पीछे सोच ये है कि जब 2 या 2 से ज्यादा दिमाग एक गलत काम के लिए मिल जाते हैं, तो समाज के लिए खतरा कई गुना बढ़ जाता है। राजीव गांधी हत्याकांड इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है।
उस मामले में नलिनी श्रीहरण को हत्या की साजिश में शामिल होने का दोषी पाया गया था। उन्होंने सीधे बम विस्फोट नहीं किया था, लेकिन वो उस योजना का हिस्सा थी। साजिश का हिस्सा होना ही अपने आप में एक मुकम्मल अपराध था। ठीक है, तो रवि और मोहन ने योजना बना ली। अगले दिन रवि देसी कट्टा लेकर सुरेश के ऑफिस की तरफ बढ़ता है। वो ऑफिस के गेट पर पहुंचता ही है कि वहां तैनात गार्ड उसे देख लेता है और पकड़ लेता है। सुरेश को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अब ये क्या है? अब ये प्रयास या अटेम्प्ट के चरण में आ गया है, जो बीएनएस की धारा 62 में है। रवि ने सिर्फ तैयारी नहीं की, बल्कि उसने अपराध को अंजाम देने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठा लिया। वो घर से निकलकर हथियार के साथ घटनास्थल पर पहुंच गया। यहीं पर कानून उसे पकड़ लेता है। लेकिन ये बात थोड़ी अजीब लगती है। असल में तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं, तो फिर सजा किस बात की? ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी की खाली जेब काटने की कोशिश करना। चोरी तो हुई नहीं। ये सोचना बहुत दिलचस्प है कि कानून यहां असल में हुए नुकसान को नहीं, बल्कि अपराधी के मन में चल रही बात और उसके अधूरे कदम को सजा दे रहा है। इसके पीछे का तर्क यह है कि अपराधी ने तो अपनी तरफ से अपराध पूरा कर ही दिया था। उसका इरादा और उसका काम दोनों गलत थे। वह सफल नहीं हो पाया, ये सिर्फ एक संयोग था। समाज को ऐसे खतरनाक इरादों से बचाना भी कानून का काम है। क्या अदालतों ने इस तैयारी और प्रयास के फर्क को किसी मामले में समझाया है? हाँ, कई मामलों में। अभ्यानंदन मिश्रा का मामला बहुत मशहूर है। एक व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यूनिवर्सिटी में परीक्षा देने के लिए आवेदन पत्र भेजा। जब वो पकड़ा गया तो उसने कहा कि मैंने तो सिर्फ तैयारी की थी, परीक्षा तो दी ही नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। जैसे ही उसने वो आवेदन पत्र डाक में डाला, उसने तैयारी की रेखा पार करके धोखाधड़ी के प्रयास में कदम रख दिया। वाह! मतलब जैसे ही उसने वो चिट्ठी पोस्ट की, वो कानून की नजर में अपराधी बन गया। बिल्कुल। एक और मामला है महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद याकूब का। इसमें कुछ लोग चांदी की सिल्लियों से भरी जीप के साथ समुद्र तट पर पकड़े गए। एक नाव उनकी तरफ आ रही थी। उन्होंने कहा कि हम तो बस तैयारी कर रहे थे, तस्करी तो हुई नहीं। अदालत ने प्रॉक्सिमिटी टेस्ट का इस्तेमाल किया, यानी ये देखा कि उनका काम अपराध पूरा होने के कितना करीब था। अदालत ने कहा कि आपका काम तैयारी से बहुत आगे निकल चुका था। ये तस्करी का एक स्पष्ट प्रयास था। तो इसका मतलब है कि कानून सिर्फ अंजाम को नहीं, बल्कि उस तक पहुंचने वाले हर गलत कदम पर नजर रखता है। सही कहा। ये समाज में अपराध को पनपने से पहले ही रोकने का एक कानूनी तरीका है। तो ये तो साफ हो गया कि कानून अधूरे कामों के लिए भी सजा दे सकता है। लेकिन क्या इसका उल्टा भी सच है? क्या ऐसी भी कोई परिस्थितियां हैं जहां कोई काम पूरा होने पर भी, जिसमें किसी को नुकसान भी हुआ हो, उसे अपराध ना माना जाए? हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर कानून का मानवीय चेहरा सामने आता है। भारतीय न्याय संहिता में सामान्य अपवाद या जनरल एक्सेप्शंस का एक पूरा अध्याय है। ये स्वीकार करता है कि हर नुकसान पहुंचाने वाला काम आपराधिक इरादे से नहीं किया जाता। इसमें सबसे पहले आता है तथ्य की भूल, यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट। बीएनएस की धारा 17। एक मशहूर कहावत है, कानून की भूल माफ नहीं, पर तथ्य की भूल माफ है। इसका असल में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप ये कहकर नहीं बच सकते कि मुझे कानून नहीं पता था। हर नागरिक से ये उम्मीद की जाती है कि उसे देश का कानून पता हो। लेकिन अगर आपने तथ्यों को समझने में कोई गलती की है और वो गलती आपने नेकनियति से की है, तो आपको बचाव मिल सकता है। जैसे मान लीजिए, एक सैनिक को उसका ऑफिसर गोली चलाने का आदेश देता है और वो एक भीड़ पर गोली चला देता है, ये मानते हुए कि आदेश कानूनी है। बाद में पता चलता है कि आदेश गैर कानूनी था। यहां सैनिक को तथ्य की भूल का बचाव मिलेगा, क्योंकि वो सद्भाव से अपने ऑफिसर का आदेश मान रहा था। अच्छा, और दुर्घटना के बारे में कानून क्या कहता है? बीएनएस की धारा 18 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पूरी सावधानी से एक कानूनी काम कर रहा है और उस दौरान बिना किसी आपराधिक इरादे के कोई अनहोनी हो जाती है, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। इसका सबसे आम उदाहरण है कि कोई सड़क किनारे कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है। अचानक कुल्हाड़ी का फलक निकलकर पास से गुजर रहे व्यक्ति को लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अगर लकड़ी काटने वाले ने पूरी सावधानी बरती थी तो यह एक दुखद दुर्घटना है, हत्या नहीं। लेकिन अगर कोई लापरवाही से कुल्हाड़ी चला रहा हो, भीड़ वाली जगह पर, बिना देखे, तब उसे यह बचाव नहीं मिलेगा। कानून पूरी सावधानी की शर्त रखता है। इसके अलावा अगर आपका शुरुआती काम ही गैरकानूनी है तो भी यह बचाव लागू नहीं होता। जैसे अगर आप किसी को गैरकानूनी तौर पे पीट रहे हैं और गलती से उसे ऐसी चोट लग जाती है जिससे उसकी मौत हो जाए, तो आप ये नहीं कह सकते कि मौत एक दुर्घटना थी, क्योंकि आपकी शुरुआत ही गलत थी। ये तो समझ में आता है।
अब बात करते हैं उन लोगों की जो शायद अपने कामों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते, जैसे बच्चे या मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग। हाँ, कानून ये मानता है कि अपराध करने के लिए मेंस रिया यानी दोषी मन का होना जरूरी है, और कुछ लोग ये इरादा बना ही नहीं सकते। बीएनएस की धारा 20 कहती है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई अपराध नहीं कर सकता। 7 से 12 साल के बच्चे के मामले में ये देखा जाएगा कि क्या उसमें अपने काम के नतीजों को समझने की मैच्योरिटी थी। अगर नहीं, तो वो भी दोषी नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति मानसिक बीमारी के कारण ये समझने में असमर्थ है कि वो क्या कर रहा है और जो कर रहा है वो गलत है, तो उसे भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, नशे की हालत में किए गए अपराध का क्या मतलब? अगर कोई शराब पीकर अपराध कर दे तो क्या वो बच सकता है? कानून यहाँ 2 तरह के नशे में बहुत बड़ा फर्क करता है। पहला है अनैच्छिक नशा, यानी जब किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ या बिना बताए नशा कराया गया हो। अगर ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसे पूरी छूट मिलती है, क्योंकि उसका अपने कामों पर कोई नियंत्रण नहीं था। और अगर किसी ने खुद अपनी मर्जी से शराब या ड्रग्स लिए हो तो उसे कोई बचाव नहीं मिलता। कानून ये मानकर चलता है कि उसे वो सब कुछ पता था जो उसे होश में पता होता। यानी अगर कोई शराब पीकर किसी पर चाकू से हमला करता है तो वो बाद में ये नहीं कह सकता कि मैं नशे में था, मुझे नहीं पता था कि चाकू से चोट लग सकती है। कानून मानेगा कि उसे वही समझ थी जो एक होश में रहने वाले व्यक्ति को होती है। अपनी मर्जी से किया गया नशा अपराध से बचने का कोई बहाना नहीं है। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण अधिकार पर, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अपनी और दूसरों की जान और संपत्ति बचाने का अधिकार। हाँ, बीएनएस की धारा 34 से 44 तक इसके बारे में बताती है। कानून ये मानता है कि पुलिस हर जगह हर समय आपकी रक्षा के लिए मौजूद नहीं हो सकती। इसलिए हर नागरिक को अपनी, दूसरों की और अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार है। कुछ गंभीर परिस्थितियों में, जैसे जब जान का खतरा हो, बलात्कार या डकैती जैसी स्थिति हो, तो ये अधिकार हमलावर की जान लेने तक भी जाता है। पर ये जरूरत से ज्यादा बल कौन तय करेगा? उस घबराहट के पल में एक आम इंसान कैसे हिसाब लगाएगा कि कितना बल सही है और कितना ज्यादा? ये तो बहुत सब्जेक्टिव लगता है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। ये बहुत ही मुश्किल सवाल है और अदालतें इसे हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर तय करती हैं। लेकिन इसके कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं। पहला, ये अधिकार तभी उपलब्ध है जब आपके पास पुलिस या सरकारी मदद लेने का समय न हो। दूसरा, इस्तेमाल किया गया बल खतरे के अनुपात में होना चाहिए। मतलब अगर कोई आपको थप्पड़ मारता है तो आप उसे गोली नहीं मार सकते। और तीसरा, जैसे ही खतरा टल जाए ये अधिकार खत्म हो जाता है। इसका मकसद अपनी रक्षा करना है, बदला लेना नहीं। ये एक ढाल है, तलवार नहीं। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये बात तो साफ हो गई कि आपराधिक कानून सिर्फ तराजू लेकर नहीं बैठता, वो इरादे, हालात और इंसान की सीमाओं को भी देखता है। एक तरफ वो गलत इरादे को पनपने से पहले ही रोकना चाहता है और दूसरी तरफ वो मानवीय भूल और मजबूरियों को भी समझता है। बिल्कुल, ये अपराध और न्याय के बीच एक बहुत ही महीन संतुलन बनाने की कोशिश है। कानून का मकसद सजा देना ही नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि किसी निर्दोष को सजा ना मिले। आज हमने देखा कि आपराधिक कानून में इरादा कितना महत्वपूर्ण है। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि आज के डिजिटल युग में, जहां हमारी हर ऑनलाइन हरकत का रिकॉर्ड रहता है, तैयारी और प्रयास के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। ये एक बहुत प्रासंगिक सवाल है। सोचिए, हमारी कहानी में अगर रवि ने देसी कट्टा खरीदने की बजाय इंटरनेट पर किसी को नुकसान कैसे पहुंचाएं जैसी चीजें सर्च की होती, या अपने दोस्त मोहन से व्हाट्सएप पर बदला लेने की योजना बनाई होती, तो क्या ये डिजिटल बातचीत और सर्च हिस्ट्री भी तैयारी से आगे बढ़कर प्रयास की श्रेणी में आ सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य का कानून और हमारी अदालतें तय करेंगी।